अस्सलाम वालेकुम जी। मॉक सेशन पे जो सेक्शन वाइज हमारे हैं उसमें यूएसए का थर्ड पेपर जो कि 1865 से 1945 तक का सेक्शन हमने बनाया था। इससे रिलेटेड जो स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस दिए गए तो अब हम उन पे अटेम्प्टिंग देख लेते हैं जी। पोर्शन बड़ा से कौन कौन से एरियाज हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन हाँ कभी कोई एक्सपेक्ट कर लें आपके कोई ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछ सकता है। लेकिन जितने क्वेश्चन हमने इस पेपर में पूछ लिए इससे बाहर शायद ही एक दो चीजों में वो जाए, शॉर्ट नोट्स वगैरह में चला जाए, वरना तो नहीं। पहला सवाल वो कहता है जी 14 पॉइंट्स एंड अटलांटिक चार्टर, इनके दरमियान कंपैरिजन करें। ट्वेंटी सेंचुरी की डेवलपमेंट्स हैं दोनों दोनों डेवलपमेंट्स वर्ल्ड पीस के कॉन्टेक्स्ट में, दोनों डेवलपमेंट्स में यूनाइटेड स्टेट्स की लीडरशिप अपना रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करना चाहती है ग्लोब में। सेलिएंट एस्पेक्ट्स 14 पॉइंट्स के बता दें। सेलिएंट एस्पेक्ट्स अटलांटिक चार्टर के बता दें ये 1918 में आया, ये 1914 में आया। फिर बता दें जनाब के 14 पॉइंट्स जो हैं वो एक लीडर की स्पीच से डिराइव हो रहे हैं जी, ये कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है। जबकि अटलांटिक चार्टर जो है वो एक फॉर्मल एग्रीमेंट है जी। किसके दरमियान हुआ है वो बता दें। यूके और यूएस के दरमियान जी। 14 पॉइंट्स एक फेलियर है जी, इन अ वे के यूएस की सेनेट ने ही इनको इंडोर्स नहीं किया और इसके नतीजे में बनने वाली ऑर्गेनाइजेशन को भी। अटलांटिक चार्टर सक्सेस है जी, यूएस सेनेट ने भी इसको इंडोर्स किया। 14 पॉइंट्स में लीग ऑफ नेशन की बात जो कि अमेरिकन ने ज्वाइन नहीं की। अटलांटिक चार्टर में कोऑपरेशन की बात है जो कि आगे चल के यूएन की सूरत में नजर आई, जो यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडोर्स किया। अटलांटिक चार्टर में 8 पॉइंट्स हैं टोटल और 14 पॉइंट्स तो जैसे मेंशन्ड है कि इसमें है ही 14 पॉइंट्स और लार्जली इनकी नेचर सेम है। मसलन दोनों में डिसआर्मामेंट का जिक्र है, दोनों में फ्रीडम ऑफ सी का जिक्र है, दोनों में ट्रेड बैरियर्स रिड्यूस होने चाहिए इसका जिक्र है। कैसे है उसको आपने एक्सप्लेन करना है, ये नहीं कि सिर्फ पॉइंट लिख देना। दोनों में डीकोलोनाइजेशन का जिक्र है। फिर उसके बाद दोनों में ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र है। हाउएवर लीग ऑफ नेशन एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है जबकि यूएन इनडायरेक्टली मेंशन्ड है अटलांटिक चार्टर में। ये 14 पॉइंट्स में एक्सप्लिसिटली मेंशन। टेरिटोरियल एडजस्टमेंट्स का जिक्र है जी दोनों में लेकिन 14 पॉइंट्स में स्टेट्स का जिक्र है, फलानी स्टेट को ये मिलेगा, फलानी स्टेट को ये मिलेगा, वो 2-3 पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन दे दें। अटलांटिक चार्टर में टेरिटोरियल एडजस्टमेंट है बट विशेस ऑफ द पीपल, लोगों की जो है ख्वाहिश के मुताबिक। जो एक चीज अटलांटिक चार्टर में एडिशनल है वो है ह्यूमन राइट्स।
फ्रीडम फ्रॉम वांट एंड फियर। ह्यूमन राइट्स का एस्पेक्ट अटलांटिक चार्टर में एडिशनल है, वरना उनके पॉइंट्स जो हैं वो सिमिलर है। तो ये इस फ्रेमवर्क में इस सवाल का जवाब जो है वो चलेगा। दूसरा सवाल तो सीधा सीधा है जी, causes and effects of Great Depression. Causes and effects of Great Depression. ग्रेट डिप्रेशन उसको एक्सप्लेन कर दें, है क्या ग्रेट डिप्रेशन। अक्टूबर 1929 में स्टॉक एक्सचेंज यूनाइटेड स्टेट्स की क्रैश हुई। कॉजेज क्या हैं जी इसकी, ये तो बच्चों वाला सवाल, कोई ऐसा उसने आपसे कोई बड़े के आर्गुमेंट्स तो पूछे को नहीं, टेक्स्ट बुक स्टाइल सवाल है। अंडर कंजम्पशन एक इशू है, एक्सपोर्ट्स रिड्यूस हो गई ये इशू है, अंडर कंजम्पशन स्लैश ओवर प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स रिड्यूस हो गई। फिर मॉनेटरी पॉलिसी कोई इसकी एब्सेंस थी जी, बैंक्स जो हैं वो फेडरली इंश्योर्ड नहीं थे, रिच पुअर डिवाइड बहुत ज्यादा था, तो इस तरह के कुछ फैक्टर्स। और स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने का कल्चर एक डेवलप हो गया था, जो कि बहुत खराब चीज होती है, जरूरत से ज्यादा अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में ही इन्वेस्ट करिए। इम्पैक्ट्स या इफेक्ट्स, तो इफेक्ट्स यूएस इकोनॉमी पे, एम्प्लॉयमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इवन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में खास तौर पर, क्योंकि जरा हटके अडर है, तो हूवर का जो इलेक्शन था 1932 का, वो इफेक्ट हो गया। फैमिली इनकम डिक्रीज होगी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 35% तक चली गई। 25 to 30% जो है वो यूएस इकोनॉमी श्रिंक हुई जी। इंडस्ट्री में डाउन साइजिंग हुई। एग्रीकल्चर क्रेडिट पे काम करते थे सारा, बैंकों से लोन लेके फार्मर्स, तो जब बैंक इफेक्ट हो गई, बैंक्स कैसे इफेक्ट हो गई, 38 स्टेट्स में तो मुकम्मल क्लोज हो गए और 10 में बस पार्शल चलते थे बस। तो ये कहानी वाला सीधा सीधा टॉपिक है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इस टॉपिक में। कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, यही पूछा उसने। हाँ, कोई इसमें अब और स्ट्रक्चरल तरीके से चलना चाहता है तो वो यूं डिवाइड कर लीजिए, पॉलिटिकल इफेक्ट्स, सोशल इफेक्ट्स, इफेक्ट्स ऑन वुमेन, इफेक्ट्स ऑन ब्लैक पॉपुलेशन। ये जरा फिर एक एडवांस स्टेज हो जाएगी। अगर कोई ब्रिंकले को ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहता है तो वो स्ट्रक्चरल भी ये चीजें स्ट्रक्चर्स में रहते हुए आप इफेक्ट्स बता दें। ये बहुत अच्छा स्टाइल है अगर इसको फॉलो कर लें, लेकिन फिर इसके लिए ये है कि स्टूडेंट को ये एक दफा घुसना चाहिए किताब के अंदर। इसमें ठीक है, सेफ हैंड में है कि बस पॉइंट्स लिख दिए, दो दो तीन तीन लाइनों में एक्सप्लेन कर दिया। मसलन वो अगले पेपर में पूछ ले कि ब्लैक्स एंड वुमेन ग्रेट डिप्रेशन का इन पर क्या इफेक्ट हुआ, पूरा 20 नंबर का सवाल पूछ ले, फिर क्या करेंगे। सो इशू बन सकता है। सो एटलीस्ट मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट एलन ब्रिंकले को स्टूडेंट्स जो हैं वो चाहे उसमें कुछ भी नोट डाउन ना करें, उसको एक नॉवल की तरह बस पढ़ना शुरू कर दें। जो कुछ जितनी समझ आती है बस ठीक है, एक दफा पूरी किताब जो है वो निकाल दें, रीड कर दें, कि कम से कम कुछ ना कुछ तो रिटेन रहेगा ना।
अगला सवाल जी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, किस हद तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स 1865 से 1933 तक इन्होंने डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स को कंसोलिडेट किया है जी यूनाइटेड स्टेट्स में। तो भाई इस टाइम में 9 अमेंडमेंट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, और इनमें 9 में से 2 ऐसी हैं जिनकी नेचर सेम है, 18th एंड 21st, और ये दोनों जो है वो अल्कोहल से रिलेटेड है। 18 में अल्कोहल बैन की, 21st में वापस ले ली, 18th अमेंडमेंट खत्म कर दी। इसके अलावा जो 7 अमेंडमेंट्स हैं आपकी, वो जी आप कह रहे हैं कि बैकबोन है जी यूएस डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स की। तो आपने उनकी डिटेल बतानी। अब जिसने याद किया हुआ पढ़ा हुआ वो तो इजीली बता देगा, यानी कि रट्टा तो इसमें नहीं चल सकता ना जी। तो आप बता देंगे उसको जी कौन सी डेमोक्रेसी से रिलेटेड है और कौन सी ह्यूमन राइट्स की, विद एक्सप्लेनेशन। मसलन 13 ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है, 14th डेमोक्रेसी सिटीजनशिप डिफाइन होगी, यहाँ स्लेवरी खत्म होगी, सही है। 15th वोटिंग राइट से रिलेटेड है जी, 16th वोटिंग राइट से रिलेटेड है जी, 17th डायरेक्ट इलेक्शन से रिलेटेड है जी सेनेट के, सही है। 19th वुमेन को वोटिंग राइट्स देने से रिलेटेड है जी, सही। और 20th जिसमें प्रेसिडेंट का प्रोसीजर क्या वो मार्च की बजाय जनवरी में, और ओवरऑल पूरा जो स्ट्रक्चर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क कब से कब तक असेंबलियां किस तरह काम करेंगी, प्रेसिडेंट किस तरह काम करेगा, इन अ वे ये 14 15 16 17 19 ये अपने अंदर ह्यूमन राइट्स भी हैं, क्योंकि औरतों को हकूक मिल रही है, लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, सिटीजनशिप डिफाइन हो रही है, तो ये भी इन अ वे ह्यूमन राइट्स यानी कोलैबोरेट करते हैं दूसरे को। लेकिन इस फेज में से अगर हम कहें कि जी 13th अमेंडमेंट जहां स्लेवरी अबॉलिश हुई, 17th जहां पर लोगों को इख्तियार मिला डायरेक्ट इलेक्शंस का फॉर सेनेटर, और 19th जिसमें यूनिवर्सल सफरेज यानी खवातीन को, तो ये 3 अमेंडमेंट्स इनकी तारीख, इनकी डेमोक्रेसी की आप कह लें बैकबोन। सो अगर किसी भी आपने नेशन को देखना ना जी कि उसमें डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स वो कितना उसको वेटेज देते हैं, तो उसकी अमेंडमेंट्स को स्टडी करें जहां जहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद। सो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जहां जहां मौजूद है उनकी अमेंडमेंट्स में डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स, पाकिस्तान के केस में तो हम इसके नजदीक नजदीक भी नहीं जाते। सो ये पैटर्न है जी सवाल का। कंप्रिहेंसिव नोट ऑन प्रोग्रेसिव मूवमेंट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। 20th सेंचुरी में अर्ली फेज जो है वो आप कह सकते हैं कि 1900 से 1920 2021 तक का जो फेज है इसको इनकी तारीख में प्रोग्रेसिव मूवमेंट कहते हैं। क्या फैक्टर्स हैं जी प्रोग्रेसिव मूवमेंट के आने के? इश्यूज बता दें, अर्बनाइजेशन से होने वाले इश्यूज, पॉलिटिकल करप्शन, सोशल इश्यूज, लेबर के इश्यूज एक्सेट्रा, ये जनाब फैक्टर्स की जो खराबी बहुत ज्यादा आ रही थी। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में फिर 3 प्रेसिडेंट्स का हवाला दे दूं, टाफ्ट, रूजवेल्ट एंड वुडरो विल्सन। इन 3 की कलेक्टिवली इनकी पॉलिसीज को डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में इनकी पॉलिसीज को नाम दिया जाता है प्रोग्रेसिव मूवमेंट। उसके फिर फीचर्स बता दूं, पॉलिटिकल फीचर्स बता दूं। पॉलिटिकल फीचर्स में खास तौर पे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कैसे टेक्सास से आइडिया इनिशिएट हुआ, बाकियों ने फॉलो किया, विस्कॉन्सिन से
जिसको लेबोरेटरी ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं, लेबोरेटरी ऑफ डेमोक्रेसी। फिर पॉलिटिकल में वुमेन को जो राइट्स मिले जी, इसी फेज में मिले ना जी। फिर जो डायरेक्ट इलेक्शन सेनेटर का, वो भी तो इसी फेज में हुआ ना जी। सो पॉलिटिकल का बता दूं। फिर इकोनॉमिक में जनाब लेबर राइट्स जो इंश्योर हुए थ्रू सुप्रीम कोर्ट, वर्किंग आवर्स डिफाइन हुए, इंश्योरेंसेज लेबर को कंपलसरी हो गई। फिर प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म विस्कॉन्सन से शुरू हुआ और विस्कॉन्सन से ऑनवर्ड्स बाकी सब ने फॉलो किया। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया डिसीजन। समझ आ रही जी? सो ये हवाले जो है वो इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में उनका जो है वो दे दें। उसके बाद सोशल में फिर एजुकेशन में दे दें, जॉन डेवी की फिलॉसफी का जिक्र कर दें, इसी दौर का है जॉन डेवी। फिर सोशल के कॉन्टेक्स्ट में वुमेन के राइट्स, ओवरऑल वुमेन राइट्स, अबॉर्शन का राइट, उसका हवाला दें। तो ये कुछ उसके सेलिएंट फीचर्स आप बता दें। उसके बाद क्रिटिसिज्म भी देख कर दें थोड़ा सा कि जी ब्लैक्स के लिए ओवरऑल कुछ नहीं था इस मूवमेंट में, जो कुछ भी था ओनली फॉर वाइट्स था जी। तो ब्लैक्स के लिए फिर डू बॉयस, उसने नेशनल जो है वो एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल, नेशनल एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल, ये शुरू की उसने 1909। लेकिन ओवरऑल ब्लैक्स के लिए इसमें कुछ नहीं था। सो ये फ्रेमवर्क जो है सीधा सीधा सा प्रोग्रेसिव मूवमेंट का। अगला जी, स्पेनिश अमेरिकन वॉर वाज अ गेम चेंजर फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। 1898 की स्पेनिश अमेरिकन वॉर, कोई जरूरत नहीं है उसको रीजंस बताने की, फैक्टर्स बताने की, स्पेनिश अमेरिकन वॉर की डिटेल्स बताने की, क्योंकि उसने तो ये नहीं पूछा कि राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट, उसने पूछा कि ये वाज अ गेम चेंजर। मतलब 1898 से पहले आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या थी और 1898 के बाद आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या डेवलप हुई। 1898 से पहले लार्जली मनरो के फ्रेमवर्क में आप चल रहे थे, आइसोलेशनिस्ट थे, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ज्यादा रोल पसंद अमेरिकन नहीं करते थे, बट ट्रेड एक्सपेंशन पे बिलीव करते थे। 1898 से ये हुआ कि स्पेन की इस वॉर के बाद आपको क्यूबा मिल गया, आपको हवाई में इन्फ्लुएंस बन गया, आपको फिलीपींस मिल गया, यानी आप एशिया पैसिफिक में एक फॉर्मिडेबल पावर हो गई। आप ग्लोबल पॉलिटिक्स में आपका इन्फ्लुएंस जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया। फर्स्ट टाइम आपने अदर देन यूके, फर्स्ट टाइम किसी भी यूरोपियन पावर को डिफीट किया और अपनी एक रियलाइजेशन एक मेजर पावर की बनाई। सही है जी, समझ आ रही जी? और फिर ये रिस्पॉन्सिबल रोल आप कैरी करते रहे। फिर आपने जो कुछ भी एक्टिविटीज 1898 के बाद, आपने पनामा कैनाल बनाई, वर्ल्ड वॉर वन में अपना इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले किया, वर्ल्ड वॉर टू में किया। सो 1898 एक गेम चेंजर है कि फ्रॉम एन आइसोलेशनिस्ट टू इंटरनेशनलिस्ट, आइसोलेशनिस्ट से आप इंटरनेशनलिस्ट हो गए। ये फ्रेमवर्क है बेसिकली। सो जिसकी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की एक ओवरऑल होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है, वो सवाल को इसको निकाल लेगा। किसी भी तरह सवाल में 1898 की वॉर की डिटेल्स, उसके फैक्टर्स और ये कहानियां नहीं लिखनी। ओवरऑल गेम चेंजर मतलब अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट। ठीक हो गई। इसके बाद अगला सवाल वहां से पूछता है रूजवेल्ट क्रॉलरी।
सही है। प्रोग्रेसिव मूवमेंट में था टेडी रूजवेल्ट। तो टेडी रूजवेल्ट की जो पॉलिसीज हैं खास तौर पर ओवरऑल लैटिन अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिका के लिए, उसकी जो पॉलिसीज हैं उनको कहा जाता है रूजवेल्ट क्रॉलोनी। ये बेसिकली मनरो डॉक्ट्रिन की ही एक्सटेंशन है। मनरो डॉक्ट्रिन की, सही है जी, उसकी एक्सटेंशन। तो आप थोड़ा सा पहले बता दें मनरो डॉक्ट्रिन क्या थी जी। यूरोपियन पावर्स जो है उनका इन्फ्लुएंस इस तरफ ना बने, ठीक है जी। तो जब रूजवेल्ट आया, टेडी रूजवेल्ट, अर्ली 20th सेंचुरी में, तो उसको भी यही इशू लाहक थे कि काफी जगहों पर यूरोप की पावर्स जो है वो अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहती थी लैटिन अमेरिका में, वेनेजुएला में बनाना चाहती थी, डोमिनिकन रिपब्लिक में बनाना चाहती थी, एक्सेट्रा। थोड़ी बहुत डिटेल बताना। तो जनाब यहां पर फिर इसने क्या रोल प्ले किया? मनरो ने तो सिर्फ एक स्टेटमेंट दी थी ना जी, इसने पूरी प्रैक्टिस करके दिखाई, अपनी नेवल स्ट्रेंथ, नेवल माइट वो डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाई पूरे एरिया में। सही है जी, सही है जी। दो तीन अगर आप एरियाज की डिटेल बताना चाहें तो वो आप बता सकते हैं, खास तौर पे डोमिनिकन रिपब्लिक की। डोमिनिकन रिपब्लिक काफी ज्यादा इसने लोन देने थे, फ्रांस के भी यूके के भी, और नहीं दे पा रहे थे, ठीक है जी। तो इन्होंने थ्रेट किया जनाब कि हम जनाब फिर आ जाएंगे, हम अपने पैसे लेंगे। सही है जी, समझ आती। तो रूजवेल्ट ने जनाब पॉलिसी अपनी बनाई जनाब कि ये तो नहीं होगा। इसने डोमिनिकन रिपब्लिक के लिए अपने एडवाइजर्स अपॉइंट कर दिए कि हमारे एडवाइजर्स डोमिनिकन रिपब्लिक को देखेंगे, हम किसी को आने नहीं देंगे यहाँ पे। फिर इस क्रॉलरी में फर्दर काफी सब आप कह लें पॉइंट्स या सब कैटेगरीज है। जो मानता है ठीक है, जो नहीं मानता उसके लिए बिग स्टिक पॉलिसी है, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी भी कहते हैं ना इसको जी। समझ आई। फिर बिग डिच पॉलिसी है पनामा के लिए, कैरेट एंड स्टिक क्यूबा के लिए, निकारागोवा के लिए, एक्सेट्रा। यानी उर्फ एंड मतलब ये कि मनरो एक पॉलिसी है, मनरो एक डॉक्ट्रिन है, मनरो उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस अगर किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने की है तो वो रूजवेल्ट ने की। ये टॉपिक है। आखिरी सवाल, जिस तरह के अब वो पेपर दे रहा है, बड़ा हटके सवाल दे सकता है। यूएस जापान की राइवलरी अर्ली हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी यानी 1900 से लेके 1945 तक की राइवलरी जनाब इन दोनों कंट्रीज की, तो उसके बारे में बताएंगे। तो बड़ा मजेदार टॉपिक है। टिल 1900 जो जापान और यूएस के रिलेशंस बड़े फ्रेंडली रिलेशन हैं। इवन जापान की जो मॉडर्नाइजेशन है उसमें यूएस एडवाइजर्स एंड यूएस मिलिट्री, क्योंकि मिलिट्री की भी मॉडर्नाइजेशन हुई है, उसमें बड़ा इंफ्लुएंशियल रोल प्ले किया। इरिटेंट्स इश्यूज इनके 1900 से ऑनवर्ड्स डेवलप होना शुरू हुए। बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिन पे इरिटेंट्स डेवलप होना शुरू हुए। यानी इस फेज में तो ये समझा जाता था कि यूएस और जापान की एक बड़ी वॉर इनएविटेबल होगी। तो वो इरिटेंट्स क्या है? छोटे छोटे, एक तरफ तो इनका एक दूसरे का फियर
कि एशिया पैसिफिक में कौन डोमिनेट कर जाएगा। दूसरा, ओपन डोर पॉलिसी 1900 की। जापान को यूएस पे मिसट्रस्ट था, यूएस को जापान पे मिसट्रस्ट, कि ये ओपन डोर पॉलिसी की आड़ में ये अपनी कॉलोनीज बनाने के चक्कर में है अमेरिकन। और ओपन डोर के बाद जिस तरह अमेरिकन हवाई में आके बैठे, जिस तरह फिलीपींस में आके बैठे, तो जापान को इशू कंसर्न डेवलप होना शुरू हो गया। जवाब में जापान कोरिया में जाके बैठ गया, चाइना के इलाके कैप्चर कर लिए, तो इनके दरमियान ये भी इरिटेंट्स मौजूद थे। फिर एक बड़ा इशू इनके दरमियान, जापानीज जो वर्कर्स हैं, जो यूएस में खास तौर पे कैलिफोर्निया में काम करते थे, उनके लिए बड़े स्ट्रिक्ट लॉज बनाने शुरू कर दिए यूएस ने। ये लैंड नहीं खरीद सकते, ये खास स्पेस में ही रहेंगे, उससे बाहर नहीं जा सकते। तो उससे जापान को काफी इरिटेंट्स थे जी, कि ये तो हमें क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट नहीं दे रही। फिर उसके बाद यूएस मिशनरी एक्टिविटीज, वो चाइना में, इवन जापान में और जापान के इर्द गिर्द के इलाकों में, कि जी ये ईसाइयत फैला रही है, यहाँ पे हमारे कल्चर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। फिर इसके बाद वर्ल्ड वॉर वन में, हालांकि ये अलाए थे, ये एक साल लड़े हैं, जापान एंड यूएस दोनों वर्ल्ड वॉर वन में यूके फ्रांस के साथ थे। लेकिन जब वॉर खत्म हुई तो लीग ऑफ नेशन में यूएस तो शामिल नहीं हुआ, लेकिन जापान को भी ज्यादा कोई बेनिफिट्स नहीं मिले। तो अपने बेनिफिट्स लेने के लिए फिर जापान एग्रेशन करेगा 1920s में, 1930s में, जिससे फिर यूएस के इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैम्पर होंगे जी। सो मीनिंग देयर बाय कि जो कुछ 1941 में अटैक हुआ पर्ल हार्बर पे, और जो 1945 में न्यूक्लियर बम गिराया गया, उसका एक पूरा कॉन्टेक्स्ट है उस राइवलरी में जो 1900 से 1945 तक चली है यूएस और जापान के दरमियान। सो यूएस और जापान ही है जिनकी वजह से यूरोपियन वॉर 1939 से 41 की यूरोपियन वॉर थी, जो कि एक वर्ल्ड वॉर बन गई 1941 से 45 में, बिकॉज ऑफ यूएस एंड जापान। सो ये तो पेपर हो गया जी यूएस का। और अब मैं इसको पॉज कर दूं, रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दूं इन्हें।